हमारे दरगाह की सीढ़ियों तक पहुंचने के वक्त में वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थीं। काशिफ ने जानबूझकर अपनी जीप शेवरलेट कार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ी कर दी थी। कार का वो वर्दी वाला ड्राइवर आज भी उसी तरह कार की सफाई में लगा हुआ था। उसकी जीप से उतरते हुए जब मुझ पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में पहचान की एक चमक लहराई। जल्दी से सलाम करके बोला, अरे साहिब, लगता है आप भी हमारी बेगम साहिबा की तरह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं। नहीं, हमारी तो ये दूसरी ही जुमेरात है। असल में मेरे दोस्त को इस दरगाह की जियारत का बहुत शौक था, सो इस हफ्ते उसे यहाँ लेकर आया हूँ। काशिफ मेरा इशारा समझ गया और गाड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर ड्राइवर से बातों में मशगूल हो गया। ड्राइवर ने चूंकि आज हमें खुद एक बहुत कीमती गाड़ी से उतरते देखा था, इसलिए उसके रवैये में खौफ और इज्जत की एक वाज़ेह झलक दिखाई दे रही थी। मैं काशिफ को ड्राइवर से मालूमात लेता छोड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरगाह के सहन में जा पहुंचा। आज मैं जूते उतारना नहीं भूला था। सहन में पिछली जुमेरात की तरह लोगों का एक मेला सा लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। मुझे अब्दुल्ला कहीं दिखाई न दिया। मैंने उस हसीन खूबसूरत लड़की की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो दोनों माँ बेटी मुझे दरगाह की मरकजी इमारत के बरामदे में बनी पत्थर की जाली के करीब बैठी हुई दिखाई दें। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहली मर्तबा इस लड़की को देखने के बाद हुआ था। अचानक आसपास की सारी भीड़, सब लोगों का हुजूम और उनका हर शोर यकदम रुक सा गया। फिजा जैसे साकत ही हो गई और मुझे यूं लगा कि जैसे इस बड़े और लंबे चौड़े संगे मरमर के सहन में सिर्फ मैं और वो ही मौजूद हैं। हम दोनों के दरमियान सिर्फ तन्हाई है और दुनिया का हर जर्रा खामोश है। यहाँ तक कि आसपास चलती हुई हल्की हुआ भी गूंगी सी होकर सिर्फ जिस्मों को छू कर गुजर रही है। अचानक कोई सवाली मुझसे जोर से टकराया और एक झटके से मेरे हवास वापिस आ गए। मैं वहीं सहन में खड़ा था। जाने 2 पुल गुजरे थे या 200 साल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की अब भी उसी लगन की हालत में घुटने मोड़कर बैठी जाली की तरफ मुंह किए रोते हुए कोई दुआ मांग रही थी। मैं सहर ज़दा सा उसे देखता रहा। काली चादर ने उसकी चमकती रोशनी और भी वाज़ेह कर दी थी और अगर मैं शायर होता तो शायद इसी लम्हे उसके हाथों की गुलाबी नुकेली उंगलियों और लर्जती पलकों पर पूरा देवान लिख डालता। आहिस्ता आहिस्ता लड़की का जिस्म हिचकियों से बाकायदा लर्जने लगा और वो बहुत जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने घबराकर उसे थामा। आज उनके साथ शायद उनकी कोई नौकरानी भी आई हुई थी। लड़की की माँ ने परेशानी की हालत में उसे पानी की बोतल देने को कहा। नौकरानी हड़बड़ाती हुई सी उठकर बाहर की तरफ भागी। शायद वो गाड़ी से पानी लेने के लिए गई थी। कभी कभी वक्त के किसी छोटे से हिस्से में इंसान का दिमाग उसे वो कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो आम हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही उस वक्त मेरे साथ भी हुआ। मेरे कदम खुद ही अचानक सहन में दरख्तों के नीचे पड़े पानी के घड़ों की तरफ बढ़ गए और मैं किसी जादू में फंसी रूह की तरह पानी का गिलास लिए उस लड़की की माँ के पास जा पहुंचा। माँ ने जल्दी से बिना देखे गिलास पकड़कर बेटी के मुंह से लगा दिया। पानी पीकर उस परी जैसी लड़की की हालत कुछ संभली, लेकिन उसका रंग अब भी सरसों के किसी ताज़ा फूल की तरह पीला हो रहा था। माँ ने गिलास वापस करते हुए शुक्रगुजारी की नज़रों से मुझे देखा। शुक्रिया बेटा। मैं गिलास लिए चंद कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। इन चंद लम्हों में ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरे सारे लफ्ज़ कहीं खो गए हैं। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। इस एक लम्हे में मुझे ज़बान और लफ्ज़ों की अहमियत और बोलने की ताकत से महरूम बदनसीबों की बेबसी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। इतने में उनकी नौकरानी भी दौड़े हुए हाथ में पानी की बोतल लिए वापस पहुंच चुकी थी। माँ ने चंद घूंट पानी बोतल से भी लड़की को पिलाए। नौकरानी की मदद से लड़की को खड़ा किया और वापसी के लिए चल पड़े। माँ ने जाते जाते एक बार फिर मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली और आहिस्ता से शायद कोई दुआ भी दी, लेकिन मैं यूं ही बिना पलकें झपकाए साकत खड़ा रहा। होश उस वक्त आया जब वो तीनों दरगाह का सहन पार करके बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। मैं एकदम घबराकर यूं बाहर की तरफ भागा जैसे कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन कर ले भागा हो। लेकिन जब तक मैं जियारत करने वालों की भीड़ से उलझता रास्ता बनाता हुआ बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। ड्राइवर ने काशिफ से हाथ मिलाया और मैंने दूर ही से गाड़ी को रवाना होते देखकर बेबसी से हाथ मले। इस वक्त मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुदरत ने आज खुद मुझे इतना अच्छा मौका दिया था
मैं कम से कम उसकी माँ की दुआ का जवाब तो दे सकता था, उन लोगों की सीढ़ियों से उतरने में मदद तो कर सकता था, लेकिन मैं तो बस किसी कमजोर इंसान की तरह खड़ा ही रह गया। उदास दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो काशिफ मेरी तरफ लपका। क्यों शहजादे, कुछ बात बनी? मैंने काशिफ को अपनी बेबसी का हाल सुनाया तो उसने सर पेट लिया। क्या हो गया है यार, इतना बेहतरीन मौके जाया कर दिया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मसला ही समझ में आ जाता तो फिर रोना किस बात का था? काशिफ ने अपना सर झटका। खैर, मैंने ड्राइवर से तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। गाड़ी के मालिक का नाम हाजी मकबूल अहमद है। मुल्क के बहुत बड़े कारखानादार, बिजनेसमैन हैं। पुराने लोग उत्तर प्रदेश से अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान आए थे। दरमियानी उम्र की औरत उनकी बीवी और लड़की उनकी बेटी है। एक मुतवाजिन इस्लामी घराना है और हाजी साहब खुद भी दरगाहों और ज़ियारतों पर चढ़ावे चढ़ाने जाते रहते हैं। भारत में हाजी अली की दरगाह का सालाना मेला वो कभी नहीं छोड़ते। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है। वो पहले कभी अपने माँ बाप के साथ इन ज़ियारतों और दरगाहों पर नहीं जाती थी, लेकिन ड्राइवर के मुताबिक पता नहीं उसकी बीबी जी को पिछले 2 साल से क्या हो गया है कि हर जुमेरात को इस दरगाह का चक्कर उन्होंने खुद पर जरूरी कर लिया है। और हाँ, लड़की माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने तारीफ की नज़रों से काशिफ को दाद दी। मैं जानता था कि वो ड्राइवर से ज़्यादातर बातें उगलवाएगा, लेकिन उसने मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली थीं, और वो भी इतने कम वक्त में। तुम्हारी इस अच्छी कोशिश पर मैं तुम्हें इनाम का हकदार समझता हूँ। काशिफ ने आजिज़ी से सर झुकाया। आपकी मेहरबानी है बड़े साहब, लेकिन नौकर की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस राज की खबर का आखिरी हिस्सा सुनकर आप यकीनन अपनी पूरी सल्तनत मेरे हवाले कर देंगे। मैंने लड़की का नाम भी ड्राइवर की ज़बान से उगलवा लिया है। काशिफ ने मुझे तंग करने के लिए एक लंबा वक्फा लिया। मैं हैरान खड़ा उसकी तरफ यूं देखता रहा जैसे वो कुछ ही देर में उस लड़की का नाम नहीं बल्कि मुझे मेरी जिंदगी या मौत में से किसी एक हुक्म की तहरीर पढ़कर सुनाने वाला हो। शायद मेरी पूरी जिंदगी में मेरी तमाम सुनने की हिस्सों ने मिलकर भी कभी किसी एक लफ्ज़ को सुनने की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं की होगी जितनी इस एक लम्हे में मुझे काशिफ की ज़बान से वो नाम सुनने की आरजू थी। ज़हरा, ज़हरा नाम है उस लड़की का। मैंने धीरे से अपने होंठों ही में दोहराया। ज़हरा, इस पूरे चांद का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे आसपास दिन ही में बहुत से चांद इकट्ठे निकल आए हों। काशिफ गौर से मेरी बदलती हुई हालत देख रहा था। उसने पलटकर जीप का दरवाज़ा खोला। अगर मैं पिछले 5 बरसों में उन 50 लड़कियों के नाम और पत्ते न जानता होता जो तुम्हारी जिंदगी में हफ्ते, 10 दिन या महीने के लिए आकर जा चुकी हैं, तो इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर मुझे ये यकीन करने में एक लम्हा भी नहीं लगता कि तुम उस लड़की के शदीद प्रेम में पड़ चुके हो। लेकिन तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड की वजह से मैं तुम्हें फिलहाल इस इल्ज़ाम से साफ बुरी करार देता हूँ। मैंने जवाब में खामोश रहना ही बेहतर समझा। जब तक हम समंदर के किनारे से वापस शहर पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी और शहर की रोशनियाँ चमकने लगी थीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर की तमाम रोशनी जैसे धीरे धीरे कम होने लगी। रात तक मुझे तेज़ बुखार ने आ घेरा। ममा और पापा दोनों ही किसी इजलास के सिलसिले में जेनीवा गए हुए थे। उनकी वापसी अगली शाम तक की उम्मीद थी, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले ही बेहाल हो चुका था। ममा तो मेरे माथे पर हाथ रखते ही बिल्कुल घबरा गईं। चंद लम्हों ही में हमारे फैमिली डॉक्टर यज़दानी अपने तमाम ज़रूरी सामान समेत मेरे सोने के कमरे में मौजूद थे। मैंने पापा से शिकायत की, देखे ना पापा, यज़दानी अंकल फिर से अपनी पूरी लेबॉर्ट्री उठा लाए हैं। डॉक्टर यज़दानी जोर से हंसे। पापा ने मुस्कुराकर कहा, क्या करें यार, इनके 30 साला तजर्बे में सिर्फ हमने इन्हें अपना फैमिली डॉक्टर होने का शर्फ बख्शा है। अब इनके तजर्बे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेंगे। मेरी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं बेटा। ममा ने हम दोनों को गुस्से से घोरा और पापा को टोका, तौसीफ आप भी ना, बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं, इसे शदीद बुखार है। ये बात हंसी मजाक में टालने वाली नहीं है। डॉक्टर यज़दानी, आप अच्छी तरह चेकअप करें साहिर का। ममा का मिजाज देखकर पापा ने मुझे मुंहों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मुझे उनकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में भी उनका रवैया बिल्कुल आम रहता था। सच तो ये है कि वो एक वालिद से कहीं ज्यादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे।
डॉक्टर यज़दानी ने बहुत तफसील से मेरे बुखार की तमाम निशानियां नोट की और चंद टेस्ट करवाने की ताकीद की, लेकिन इन तमाम टेस्टों का नतीजा उनके लिए मजीद हैरान कुन था, क्योंकि मेरी हर रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। तो फिर ये शदीद बुखार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था? मम्मा पापा के पीछे पड़ गईं कि मुझे फौरन बाहर के किसी बड़े अस्पताल में मजीद टेस्ट करवाने के लिए भिजवा दिया जाए। वो तो खुद भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर यज़दानी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मम्मा को समझाएं कि अब हमारे मुल्क ही में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली बुखार था। लेकिन मैं मम्मा की तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। अगर मजीद कुछ दिन मेरा बुखार न उतरता तो फिर उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। मेरे बुखार का 5वां दिन था कि अचानक ही एनी अपने सारे दोस्तों के साथ आ गई। मेरा घर चिड़िया घर में बदल गया। उन्होंने आते ही सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया। मेरा कमरा कुछ ही देर में किसी मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगा था। मम्मा ने मेरे सारे दोस्तों को खाने का वक्त होने पर जाने को कहा। काशिफ ने बेबाकी से जवाब दिया कि आंटी, खाने का वक्त तो हो ही गया है, आप रात के खाने की तैयारी भी कर लें, क्योंकि अब हम इस मरीज का रोग दूर किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। मम्मा हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। हमारे हेल्थ सेंटर का तेज लड़का जवाब बोला, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? रेस वाले दिन तो तुम भले चंगे थे। काशिफ ने माने खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। इसे पेरीम का रोग लग गया है, कोई चेहरा भा गया है इसे, ऐनी जोर से बोली। मैंने आंख के इशारे से काशिफ को मना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तेर कमान से निकल चुका था। ऐनी ने गौर से मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। और हाँ, काशिफ बता रहा था कि तुम दोनों इस जुमेरात को भी दरगाह गए थे। कहीं ये पेरीम का रोग वहीं का पाला हुआ तो नहीं है? मैंने गुस्से वाली नजरों से काशिफ को घूरा। किसी के राज को खोलना तो कोई इससे सीखे। काशिफ ने घबराकर कंधे उचकाए, लेकिन अब क्या हो सकता था? मैंने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। तुम भी किसी अहमक की बातों पर यकीन कर बैठी हो। हम दरगाह गए जरूर थे, लेकिन एक शानदार कार के मालिक की तलाश में। लेकिन ऐनी भी बड़ी होशियार थी। उसे मुतमईन करना इतना आसान नहीं था। उसके चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया, और वो धीरे से बोली, खुदा करे कि ये तलाश सिर्फ एक शानदार कार तक ही महदूद रहे। बात आई गई तो हो गई, लेकिन फिर सारा दिन ऐनी का मूड उदास रहा। वो लोग शाम तक मेरे घर में शोर मचाते रहे। जाते हुए मम्मा ने उन सब से वादा लिया कि वो लोग अब आते रहेंगे। ऐनी सबसे आखिर में गाड़ी में सवार हुई और मुझे देखकर हाथ हिलाती हुई बाकी सबके साथ रुखसत हो गई। मम्मा मेरे करीब ही खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। इंतहाई अच्छी लड़की साहिर है ना? मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ गई। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा हो भी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा मेरे बच्चे, बस तुम खुश रहा करो। मम्मा भी मुस्कुराती हुई वहां से पलट गईं। लेकिन हम इंसानों का शायद सबसे बड़ा मसला ही यही था कि हम कभी भी खुशी का कोई मुस्तकिल तरीका ही तलाश नहीं कर पाए थे। दो इंसानों में से कोई एक बात जो पहले के लिए खुशी का सामान कर सकती है, वही बात दूसरे के लिए इंतहाई आम खबर साबित होती है। शायद खुशी का ताल्लुक हमारे अंदर की ज़रूरतों से होता है। कोई सड़क पर गिरा एक रुपए का सिक्का पाकर भी खुशी से भर जाता है, और किसी को कारोबार में करोड़ों का फायदा भी जोश नहीं दे पाता। इन दिनों मेरे लिए भी खुशी के माने बिल्कुल बदल गए थे। गाड़ियों की दौड़ और भारी मोटरसाइकिलों की रेस जो चंद दिन पहले तक मेरा शौक था, अब इस काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। जैसे जैसे जुमेरात का दिन करीब आता जा रहा था, मेरे अंदर फिर से एक अजीब सी बेचैनी फैलती जा रही थी। और फिर जुमेरात का दिन भी आ गया। मम्मा सुबह पापा के साथ ही निकल चुकी थी। लहज़ा मुझे रोकने वाला घर में कोई भी न था। मैंने आम रविश की तरह अपनी गाड़ी निकाली और साहपहर होने से भी काफ़ी पहले साहिल की दरगाह के दरवाजे पर खड़ा था। आज अंदर बहुत ज़्यादा रौनक थी। ऐसे लगता था जैसे कोई ख़ास इंसान वहाँ आया हुआ हो। जहरा की गाड़ी औसर के करीब वहाँ आती थी, और अभी तो ज़ोहर की आज़ानें भी ठीक तरह से शुरू नहीं हुई थीं। मैंने अब्दुल्ला की तलाश में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, और फिर वो मुझे सहन के बीच में किसी शख्स के गिर्द भीड़ में एक तरफ खड़ा नजर आ गया। उसने मुझे दौर से देखते ही हाथ के इशारे से करीब बुलाया। मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था, और इस वक्त मुझे किसी साए की तलाश थी। लेकिन सहन के बीच में तो सूरज ऐन हम सबके सरों के ऊपर आग बरसा रहा था। लेकिन मैं अब्दुल्ला के बुलाने पर इनकार न कर सका और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए।
करीब जाने पर मैंने एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग को लोगों के दरमियान बैठे पाया। इस बूढ़े शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा रोब था जो इंसान को उसकी तरफ दूसरी नजर डालने से रोकता था। आसपास सभी लोग निहायत अदब से बैठे हुए थे। बुजुर्ग के हाथ में तस्बीह थी जिसे वो आंखें बंद किए पढ़ा जा रहा था। मुझे इस खामोशी से कुछ अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने उलझन भरे अंदाज में अब्दुल्ला की तरफ देखा। अब्दुल्ला ने आंखें मीच कर मुझे खामोशी से बैठे रहने का इशारा किया। अचानक इस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलें और सीधा मेरी आंखों में देखते हुए जोर से गर्ज कर बोला, आ गया तू? इतनी देर कहाँ लगा दी? अमीन किराम, कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ। हर रोज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।